फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल। जी ज़रूर। गवर्नमेंट स्कीम्स 2019 एंड 20। तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के लिए खास करके यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के मद्देनज़र, जो जैसा कि निर्धारित किया गया है कि यह अक्टूबर के महीने में होगा, तो उससे संबंधित मैं गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ आप लोगों के सामने पेश करूंगा डेली बेसिस पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके उस एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे खोजते रहते हैं और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उनको इन सारे स्कीम्स के बारे में एक जगह एकत्रित जानकारी पाने के लिए। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। इनफैक्ट मैं सिर्फ यूपीएससी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, जितने भी आने वाले परीक्षाएं होंगी उनमें कहीं ना कहीं सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं निश्चित तौर पर। तो ये उन सभी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे बच्चे जो इसके तलाश में हैं, उनकी तलाश इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस जो भी स्कीम्स के बारे में मैं जानकारी दूँ वो पूरी डिटेल्स के साथ दूँ, सो दैट कि किसी भी एग्ज़ाम में जो ज़रूरी बातें हैं वो इसके संदर्भ में छूटे नहीं। ओके। और मेरा ये भी प्रयास होगा कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के तहत कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए और कौन कौन से प्रोग्राम्स पिछले 1 सालों में 1.5 सालों में हाईलाइटेड रही हैं, जो क्वेश्चन बनाती है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उनको मैं डील करूँगा। ठीक है? तो एक-एक करके मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर कुछ स्कीम्स के बारे में वीडियो रिलीज़ करूँ, सो दैट कि आप लोग के लिए पढ़ना आसान हो जाए और उसके डाटा को कलेक्ट करना भी आसान हो जाए। चलिए, तो आज के हम इस सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग 5 स्कीम्स के बारे में समझेंगे। वो कौन-कौन से हैं, उसको हम लोग एक-एक करके समझते हैं। ओके? सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा जिस जिस मिनिस्ट्री को आज मैं डील करूँगा, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत 5 स्कीम्स की चर्चा आज मैं करूँगा। फिर ऐसे-ऐसे करके डेली बेसिस पर अलग-अलग मंत्रालयों के मैं स्कीम्स आप लोगों के सामने रखता चलूँगा, और धीरे-धीरे करके ये पूरा सीरीज़ जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आपको लाभ पहुँचाने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने शुरू हो जाएँगे। चलिए, आज का पहला जो योजना है हमारा, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी बहुत चर्चा होती रही है रिसेंट समय में। ये क्या है और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, उसको समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑब्जर्व द फर्स्ट एनिवर्सरी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ऑन 24th फरवरी, एंड दैट इज़ ऑन 2020। ठीक है? ये 2020 में पहला एनिवर्सरी इसका मना था, इसलिए क्योंकि ये लॉन्च कब हुआ था, तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन फरवरी 24 2019। तो उसी प्रकार फरवरी 24 2020 में इसका 1 साल पूरा हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में आया था हाल फिलहाल में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान के नाम से ये बहुचर्चित है। पीएम किसान नाम याद रखिएगा। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था और 24 फरवरी 2020 को इसका 1 साल का एनिवर्सरी मनाया गया। और सभी राज्य इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस स्कीम को, एक राज्य को छोड़कर, दैट इज़ योर वेस्ट बंगाल। ठीक है? वेस्ट बंगाल को छोड़ करके बाकी सभी राज्य इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है, और ये डेवलप किया गया है, डेवलप्ड एंड डिज़ाइन बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो पीएम किसान जो स्कीम है, इसके तहत एक मोबाइल ऐप भी डिज़ाइन किया गया है, और जिसको बनाया है किसने? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। और किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट कर। तो ये भी लाइन आपको नोट करना बेहद ज़रूरी है कि किसने डेवलप किया और किसने डिज़ाइन किया, और फिर और कौन इसमें सम्मिलित है। ओके। तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ लाइंस पूछे जा सकते हैं इसके संबंध में। और इसमें क्या है इस ऐप में? तो फार्मर्स कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, अपडेट और कैरी आउट करेक्शंस ऑफ देयर आधार कार्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। इस ऐप के ज़रिए आप कौन-कौन से काम को कर सकता है कोई किसान? तो वो अपना स्टेटस देख सकता है, अपना एप्लीकेशन का अपडेट कर सकता है, और
कुछ करेक्शन जो उसको अपने आधार कार्ड में करना हो वो कर सकता है, एंड ऑल्सो चेक द हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट्स। तो ये सारे फंक्शंस ये प्रोवाइड कर रहा है ये मोबाइल ऐप। ओके, तो ये चीज़ भी आपको नोट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ लाइन्स आ सकते हैं, आने की संभावना रहते हैं। यूपीएससी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, जिसके प्रति आपकी अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है। ओके, उसके बाद इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? तो टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज टू हैविंग कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, और दूसरा है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, सभी स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के जो फैमिली है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिनके पास कल्टिवेबल लैंड है ना। और दूसरा टारगेट इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स। इसके साथ साथ इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसके तहत क्या होगा, तो 6,000 रुपये पर साल पर ईयर दिया जाएगा टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2000 एवरी 4 मंथ्स। हर 4 महीने पर 2,000 के इंस्टॉलमेंट में कुल मिलाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स को इसमें दिया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज। लैंड साइज यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज, ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये, है ना। तो इसलिए आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। 6,000 रुपये प्रति वर्ष सारे लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को अक्रॉस द कंट्री इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2000 एवरी 4 मंथ एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज, ये आपको नोट करना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, कौन कौन से लोग होंगे जो इसमें इससे बेनिफिट उठाएंगे, वो वैसे सारे फार्मर फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करने का काम दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को। ठीक है, ये केंद्र सरकार नहीं करेगी, ये काम स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट का काम होगा, आइडेंटिफाई करना बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज़ को। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। नाउ फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। द बेनिफिट शैल बी पेड, चूँकि जानते हैं फंड आजकल जो भी होता है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो इसलिए फंड जो होगा वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगे बेनिफिशियरी के। द बेनिफिट शैल बी पेड टू ओनली दोज फार्मर फैमिलीज हुज नेम आर इंटर्ड इनटू द लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स झारखंड विच हैज सेपरेट प्रोविजंस फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये जो बेनिफिट मिलेगा सिर्फ उनको मिलेगा फार्मर फैमिलीज को जिनका नाम लैंड रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया है, रजिस्टर किया गया है। उनको छोड़ करके जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ करके, झारखंड को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर सेपरेट प्रोविज़न लैंड रिकॉर्ड्स के बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट वाला जो लाइन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आपको ये 2-3 पॉइंट जो है ये आपको निश्चित तौर पर नोट करना चाहिए कि बेनिफिट किनको किनको मिलेगा और फिर किनको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आप नोट कर ले ज़रूर। ठीक है, ओके। दूसरा स्कीम है आज का हमारा, ये तो हो गया पीएम किसान के बारे में, ये सारी जानकारियाँ हो गई जो बेसिक जानकारी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं निश्चित तौर पर, और इतना जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरे स्कीम के बारे में, जो है हमारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, PMKMY। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इट इज़ एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू अराउंड 3 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्ड एज फार्मर्स हुज लैंड होल्डिंग्स आर लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द कंट्री। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, किन के लिए, तो स्मॉल और मार्जिनल ओल्ड फार्मर्स के लिए है जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स कितनी की है, तो दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द कंट्री टू सपोर्ट देम इन द इवेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड। चूंकि ये बूढ़े हो चुके हैं, काम ज़्यादा नहीं है इनके पास, इनकम का स्रोत कम हो गया है या फिर इनके पास है ही नहीं, तो वैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है जो बूढ़े किसान हैं। ठीक है, एक तरह का ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। एंड और बेसिकली इसमें और कौन सी बात आपको नोट करना है, तो उनका लैंड होल्डिंग्स यहाँ दिया है, जिस तरह से हमने देखा कि
जो पीएम किसान था वहाँ पर दैट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज, यहाँ पर है लैंड साइज एक मेंशन्ड है कि आर लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहाँ पे होना चाहिए, वो इस स्कीम से लाभान्वित होंगे। ओके, इसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें अगर तो अ फिक्स पेंशन ऑफ ₹3000 विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एक फिक्स पेंशन 3000 रुपये का मिलेगा सारे जो एलिजिबल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे, ठीक है। और इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम। पेंशन विल बी, ये नोट कर लो, वॉलंटरी है और कंट्रीब्यूशन बेस्ड भी है, सरकार का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। पेंशन विल बी पेड टू द फार्मर्स फ्रॉम अ पेंशन फंड मैनेज बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे नोट करना, इससे एलआईसी का नाम जुड़ा है कि पेंशन जो फार्मर को दिया जाएगा, एक पेंशन फंड क्रिएट किया जाएगा और ये पेंशन फंड जो होगा वो दैट विल बी मैनेज्ड बाय एलआईसी। तो ये आपको जो नोट करना बहुत ज़रूरी है, कंफ्यूज मत कर जाना पीएम किसान में और पीएम के एम वाई में, ठीक है ना। वहाँ यहाँ 3000 की बात हो रही है, वहाँ 6000 की बात हो रही है, ये 6000 2000 2000 करके बटा हुआ है 4 4 महीने पर, ठीक है। हियर आई विल शो यू दिस 6000, ठीक है, पर ईयर 2000 एवरी 4 मंथ्स। ओके, तो 3 बार होगा, दो 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 6। नाउ आप लोग कंफ्यूज ना करो, इसके लिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पर इसमें 3000 रुपये की बात हो रही है और ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है फार्मर्स के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्ड एज फार्मर्स के लिए, ठीक है। फंड जो होगा, पेंशन फंड जो क्रिएट होगा वो मैनेज किया जाएगा एलआईसी के द्वारा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Farmers will have to contribute an amount between ₹55 to ₹200 per month in the pension fund till they reach the retirement date, that is the age of 60 years, है ना। जो फार्मर्स इसमें अपना नाम रजिस्टर करेंगे उनको एक कंट्रीब्यूटरी अमाउंट देना पड़ेगा ₹55 का से लेकर के ₹200 तक पर मंथ, है ना। पेंशन फंड में तब तक ये काम कर सकते हैं जब तक वो अपना रिटायरमेंट डेट नहीं पहुंच जाते हैं, टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। उसके बाद है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो मेक एन इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेम अमाउंट इन द पेंशन फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सेम अमाउंट होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। दोज फार्मर्स हु आर ऑफ द एज 18 ईयर्स एंड अबव एंड अप टू 40 ईयर्स आर एलिजिबल टू जॉइन द स्कीम, है ना। वैसे सारे फार्मर्स जो 18 साल से ऊपर हैं और 40 साल तक के उम्र के बीच में हैं वो इस स्कीम में अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। Spouses of the small and marginal farmers are also eligible to join the scheme separately, है ना, या separately, and they will also get separate pension of ₹3000। ये भी बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। जो spouses होंगे इन farmers के, वो भी एलिजिबल है इसमें अपना नाम लिखवाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए और इसका लाभ उठाने के लिए, और उनको भी सेपरेट पेंशन मिलेगा 3000 रुपये का व्हेन दे रीच द एज ऑफ 60 ईयर्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ द फार्मर बिफोर रिटायरमेंट डेट द स्पाउस में कंट्रीब्यूट इन द स्कीम। अगर डेथ हो जाती है फार्मर की उसके रिटायरमेंट डेट के पहले, तो जो उसकी वाइफ होगी वो फिर आगे उस स्कीम में कंटिन्यू कर सकती है। अगर फार्मर जो है वो मर जाता है, इफ द फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट, द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। तो उस पेंशन का उसको 50% मिलेगा। ओके, एंड द इनिशियल इन्वॉल्वमेंट टू द स्कीम इज बीइंग डन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, और यही आधार होगा इनिशियल इन्वॉल्वमेंट का इस स्कीम में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इसके संबंध में, पीएमकेवीवाई के संबंध में आपको जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं इससे संबंधित, ये 3000 पेंशन है, वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर एलआईसी के द्वारा ये फंड मैनेज होगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट एक फीचर हो गया इसका। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया वो कितने से कितने अमाउंट तक इसमें दिया जा सकता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर किस तरह से स्पाउसेस को फिर से अलग से सेपरेट पेंशन मिलने की बात इसमें कही गई है, ये इसके संबंध में सही बात है। और 18 से 40 साल तक के जो फार्मर है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं अपने आप को, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग इट। गवर्नमेंट विल ऑल्सो मेक अ इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सेम अमाउंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग द
रिगार्डिंग दिस स्कीम। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारे तथ्य हैं जो आपको निश्चित तौर पर समझने चाहिए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये सारी बातें अगर याद होंगी तो आप आसानी से उनको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। एक और बात जो यहाँ पर है, अगर फार्मर मर जाता है तो ये इसको 50%, स्पाउस को 50% मिलेगी। चलिए, तो इतनी बातों को जानने के बाद हम लोग अगला मूव करते हैं, और अगला हमारा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये भी काफ़ी बहुचर्चित है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, तो इसका टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ये नोट कर लेना, निश्चित तौर पर नोट कर लो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, कमर्शियल क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट इन सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये, तो प्रोडक्शन, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किन किन के, तो राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स और कमर्शियल क्रॉप्स के। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये याद रखिएगा इसको निश्चित तौर पर। और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी भी इसका एक लक्ष्य है, एंड प्रोडक्टिविटी एट द इंडिविजुअल फार्म लेवल। ठीक है, तो ये भी बात सही है इसके संदर्भ में। एंड इनहेंसिंग इनहेंसिंग फार्म लेवल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो इससे संबंधित है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से। और कुछ जो अनाज है उसके यहाँ पर नाम जो मेंशन किए गए हैं, ये आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। सॉइल फर्टिलिटी से संबंधित है, प्रोडक्टिविटी से संबंधित है, इंडिविजुअल फार्म लेवल से संबंधित है। इन सारे कीवर्ड्स को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करें अगर हम, तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट वाज लॉन्च इन 2007, है ना, 2007 में ही ये लॉन्च हुआ था। ये हो गया एमनू, मतलब कि नेशनल मिशन ऑफ ऑयल एंड ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ठीक है, इससे, है ना, एंड सीड विलेज प्रोग्राम आर नाउ अ पार्ट ऑफ एनएफएसएम फ्रॉम 2018-19 एंड 2019-20। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ज़रूर नोट करना चाहिए यहाँ पर, कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल एंड सीड्स एंड ऑयल एंड पाम जो है वो, और सीड विलेज प्रोग्राम जो है, दैट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ एनएफएसएम, है ना, वो एनएफएसएम का पार्ट बन चुका है 2018, 2019 और 2019-2020 से। और इसलिए अब इसके पास टोटल 8 कंपोनेंट्स है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसको आप जरूर नोट कर ले, याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। पहला है एनएफएसएम राइस, दूसरा है एनएफएसएम व्हीट, फिर तीसरा है एनएफएसएम पल्सेस। ठीक है, फिर है हमारा कोर्स सीरियल्स, मेज एंड बार्ली। उसके बाद एनएफएसएम सबमिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स। ठीक है, उसके अलावा है एनएफएसएम कमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, और फिर सीड विलेज प्रोग्राम। ओके, तो ये जो आठों है ये निश्चित तौर पर आपको नोट कर लेना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, भूलना नहीं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं निश्चित तौर पर। बहुचर्चित है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहा है बहुत सारे कारणों से। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसमें, तो टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, प्रोडक्टिव, रिम्यूनरेटिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट। ठीक है, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, एंड अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये सारी बातें जो इससे संदर्भित है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात हो रही है, ताकि थ्रू अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन तकनीकों से, मेजर्स से। फिर कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने की बात इसमें हो रही है, और ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की इसमें बात है। इसके अलावा फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करने की बात हो रही है इन द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। फीचर्स क्या है, तो इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वन ऑफ द 8 मिशंस आउटलाइंड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एनएपीसीसी के अंतर्गत जो 8 मिशंस आउटलाइन किए गए हैं उनमें से एक ये है। तो निश्चित तौर पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये नेशनल एक्शन प्लान क्या है उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप देख सकते हो कि इट विल कैटर की डायमेंशंस ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। तो दिस इज दिस 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर यू रिगार्डिंग नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये कीवर्ड जरूर आप नोट कर लीजिएगा, वाटर यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। मेन कंपोनेंट्स हैं इसके कुछ, ये फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है इस चीज़ को।
पहला है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, दूसरा है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो ये पर ड्रॉप मोर ड्रॉप कंपोनेंट था, वो अब इसके अंतर्गत आ गया है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो था वो पर ड्रॉप मोर ड्रॉप किसी सिंचाई योजना के अंतर्गत आ चुका है, तो इसको यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनएमएसए का। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नेशनल बैम्बू मिशन से ये रिलेटेड है, और एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनएमएसए। एनएमएसए मीन्स योर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर ये कीवर्ड्स अगर आपको याद होगा, पहला बात देख लो यहाँ पर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये के जो 8 मिशन है उनमें से एक मिशन है ये, निश्चित तौर पर आपको नोट करना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज से ये संबंधित है कहीं ना कहीं। सॉइल एंड मॉइस्चर जो कंजर्वेशन मेजर्स है उससे संबंधित है ये। इसके अलावा जो ये कंपोनेंट्स है इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट की बात करता है, फिर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की बात करता है जिसमें पर ड्रॉप मोर ड्रॉप वाली बातें हैं। इसके बाद सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल बैम्बू मिशन और एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सारी बातें जो है वो एनएमएसए के अंतर्गत आती हैं। ये निश्चित तौर पर आपको याद होने चाहिए या दिमाग में रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इसके प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, सो दैट कि अगर इससे रिलेटेड कुछ बातें आती हैं कि इससे रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या इनमें से कौन सा नहीं है या है, तो अगर ये सारी बातें आपको पता होगी, आपके अवेयरनेस में होगा, तो आप आसानी से इसकी बात इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है वो भी बात इसी के अंतर्गत की जाती है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। वो भी ये जो बातें हैं ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, वो भी इस मिशन का एक सब मिशन है ना। ये मिशन क्या एम करता है, लक्ष्य क्या है इसका, तो इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन वैल्यू चेन मोड टू लिंक ग्रोअर्स विद कंज्यूमर्स एंड टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ एंटायर वैल्यू चेन, ठीक है। ये इसका है, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट का है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से के संदर्भ में है उससे भी संबंधित है आपका ये प्रोग्राम एनएमएसए, ठीक है। तो इसको आप प्लीज नोट कर लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां और आखिरी प्रोग्राम है, स्कीम है, दैट इज योर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज के बारे में। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 10,000 एफपीओज बनाने का, टू बी फॉर्म्ड इन 5 ईयर्स, 5 साल के पीरियड में। कब से कब तक ये 5 साल कैलकुलेट हो रहा है, तो 2019 2020 से लेकर 2023 2024 तक, टू इंश्योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टू सपोर्ट ईच एफपीओ, support to each FPO will continued for 5 years from the year of its inception, for which support will be continued till 2027 to 2028, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आ रहा है, 10,000 एफपीओ 5 साल में, पीरियड, टाइम पीरियड आपको नोट करना है, सपोर्ट कब तक मिलेगा ये नोट करना है, ठीक है। और इसका फीचर क्या है, तो इट इज इंटेंडेड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अगेन who do not have economic strength to apply production technology services and marketing including value addition। तो उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सके या फिर अपने उस तरह के बदलती हुए सर्विसेज को दे सके या मार्केटिंग एटीट्यूड को अपने एरिया में अप्लाई कर सके, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना। एंड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको हम बोलते हैं DAC एंड FW, ठीक है, DAC एंड FW, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन और फार्मर्स वेलफेयर। तो इसको नोट कीजिएगा, इसका भी चर्चा कई बार किया जाता है, किया गया है, होता आया है। तो इट इज़ फॉर योर अवेयरनेस, क्रिएटिंग योर अवेयरनेस, DAC एंड FW किससे संदर्भित है मैंने आप लोगों को बता दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन एंड फार्मर्स। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सा, तो FPO वाला, under Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. Now, this scheme is implemented by a small farmers agribusiness consortium, जिसको हम SFAC बोल सकते हैं। उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC और नबार्ड, नबार्ड से तो बहुत लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि ये किसके किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो 3 एजेंसीज हैं यहाँ पर। पहला है आपको स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम,
जो एसएफएसी शॉर्ट फॉर्म है इसका, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनसीडीसी, और तीसरा है हमारा नाबार्ड। ठीक है, तो ये आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। अब इसके अलावा है कि स्टेट्स कैन आल्सो नॉमिनेट देयर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इन कंसल्टेशन विथ, ठीक है, तो और इन तीनों के अलावा स्टेट जो राज्य अलग अलग हैं वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं अपने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को DSEFW से कंसल्ट करने के बाद। ये भी एक तथ्य है इसके बारे में। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन FPO विल बी 300 इन प्लेन एरिया। ठीक है, ये नोट कर लेना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो एफपीओ में होंगे वो 300 होंगे प्लेन एरिया में और 100 होंगे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली एरियाज में। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में 300 और जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है और जो हिली एरियाज है उसमें 100 होंगे। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। इसके अलावा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है इसमें, जिसका विचार किया जा रहा है एट एवरी स्टेट लेवल, इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है। और उसके अलावा क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी दिया जाएगा अप टू 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन पर एफपीओ। और क्रेडिट गारंटी फंड जो होगा दैट विल बी क्रिएटेड बाय नाबार्ड एंड एनसीडीसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। इसके अंतर्गत जो क्रेडिट गारंटी फंड की जो बात कर रहे हैं वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा, तो नाबार्ड और एनसीडीसी के द्वारा। उसके अलावा दीज विल बी प्रोमोटेड, मतलब जो एफपीओज जो प्रोग्राम है हमारा, स्कीम जो है वो प्रमोट किया जाएगा अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बातें किससे रिलेट कर गई यहाँ पर, तो याद रखिएगा एफपीओ से रिलेट कर गई यहाँ पर। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो यहाँ से चीज़ें हो सकता है आप लोगों को याद हो जाए, तो याद कर लीजिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर टू प्रमोट द स्पेशलाइजेशन एंड बेटर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट बाय एफपीओस। तो दिस इज इट फॉर यू पीपल। आज का ये 5 स्कीम्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ मैंने इसके जो डिटेल्स होने चाहिए थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए, खास करके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज के 5 मैं अगला 5 लेकर के फिर कल आऊँगा और कल इसी तरह से करके हम लोग डेली कुछ स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे सो दैट आपका इससे रिलेटेड जो पोर्शन है वो मैं कवर कर सकूं और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले, आप अपनी परीक्षा में सफल हो सके, जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का जवाब दे सको। लक्ष्य मेरा यही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लोगों से शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।